तो जैसा कि बच्चों पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि 4 सर्विसेज पे हम फोकस करने वाले हैं। तो चारों में सबसे पहली सर्विस है स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन। स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन जो है, इसके 3 सबसे बड़े फायदे जो हैं वो है, पहला, इस रिकॉग्निशन से बिजनेस को एक इनिशियल पुश मिलता है इन टर्म्स ऑफ, जब ये सर्टिफिकेशन मिलता है, स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेशन या DPIIT रिकॉग्निशन, दोनों सेम चीज़ है, इसको यही बोला जाता है। तो कभी क्लाइंट भी कभी कंफ्यूज हो जाए तो आप इस बात को ध्यान रखें, DPIIT रिकॉग्निशन और स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन जो है वो एक ही चीज़ है। तो ये रिकॉग्निशन मिलने के बाद क्या होता है, या सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्या होता है, इनिशियल पुश मिलता है। वो कैसे मिलता है? AWS के क्रेडिट्स मिलते हैं, जिसमें वेबसाइट ऑनलाइन होस्ट हो सकती है किसी की, ईमेल मार्केटिंग भी वो कर सकता है उसे यूज़ करके। लगभग 4 लाख रुपए तक के क्रेडिट्स इसमें मिलते हैं, और वो भी अप टू 2 to 3 ईयर्स तक मिलते हैं। दूसरा, फ्रेश वर्क के क्रेडिट मिलते हैं। तो इसमें कोई अपनी सेल्स या CRM को मैनेज कर सकता है, लीड्स को मैनेज कर सकता है CRM के थ्रू। सेल्स CRM है, और हेल्प डेस्क है, टिकट हेल्प डेस्क करके एक फैसिलिटी है। लगभग 2,40,000 के क्रेडिट इसके मिलते हैं, INR के टर्म्स में ही मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा जो है, जोहो करके एक प्लेटफॉर्म है। जोहो को आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप गूगल कर सकते हैं। तो जोहो पे भी काफ़ी सारे टूल्स 2 लाख रुपए तक के 1 साल के लिए फ्री मिलते हैं स्टार्टअप को, जिसमें वो बुक कीपिंग, अपनी मार्केटिंग, सेल्स, काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है। CRM भी मिलता है उसके अंदर भी। देन कुछ IVR की फैसिलिटी, जिसमें कोई भी स्टार्टअप अपना इनिशियल टेलीकॉलिंग सेटअप स्टार्ट कर सकता है। और ये टेलीकॉलिंग सेटअप जो है, इससे लीड्स को बेसिकली कनेक्ट करके और जो टीम है उसको ट्रैक करने में भी हेल्प मिलती है। माई ऑपरेटर, एक्सोटेल और कॉलर डेस्क, ये 3 कंपनीज है, माई ऑपरेटर, एक्सोटेल और कॉलर डेस्क। तो ये मेजर कुछ बेनिफिट्स हैं। प्लस जब ये रिकॉग्निशन मिलती है, तो अगर जेम पोर्टल में भी कोई स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट लेके जाता है तो उसको ये बेनिफिट मिलता है कि टेंडर में ना प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी होता है कि प्रायोरिटी जब मैं बोल रहा हूँ, उस स्टार्टअप को एट पार रखा जाता है किसी एक्सपीरियंस एंटरप्राइज के लिए अगेंस्ट, और ये जो एक्सपीरियंस एंटरप्राइज के अगेंस्ट उसको एट पार रखा जाता है। उसका कारण ये है कि टेंडर में ना पक्षपात नहीं होता कि ये नया है तो इसको नहीं मिलेगा। स्टार्टअप इंडिया जो है ना, एक्सपीरियंस वाली चीज़ को बेसिकली काउंटर करने के लिए, अगर किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है किसी बिजनेस के पास, बट स्टार्टअप तो नया है, बट स्टार्टअप को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है एक्सपीरियंस टर्म्स में, और उसको टेंडर में प्रायोरिटी भी मिल सकती है। और मिनिमम 20% जो टेंडर है ना, उसकी प्रायोरिटी तो स्टार्टअप को मिलनी ही है जेम पोर्टल पे। ये आत्मनिर्भर स्कीम है उसके अंडर। तो ये 4-5 जो मैंने चीज़ें बताई आपको, ये DPIIT रिकॉग्निशन के बेनिफिट्स हैं, और ये पहला बेनिफिट है। दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर स्टार्टअप एक नया स्टार्टअप है, अभी हाल ही में ही रजिस्टर हुआ है, 2 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है, और वो बिज़नेस ऐसा है जो स्केलेबल है, उसमें वेल्थ जनरेशन हो सकती है, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, एजुकेशन में या एग्रीटेक में या हेल्थ में, सोशल एंटरप्राइज, इस तरह के जो स्टार्टअप्स हैं, ठीक, उनको सीड फंडिंग, जिसमें 20 लाख रुपए तक की ग्रांट फंडिंग और 50 लाख रुपए तक की 6% इंटरेस्ट लोन पे जो है वो मिलता है 50 लाख रुपए तक का, या फिर 50 लाख की इक्विटी इन्वेस्टिंग जो है, सीड फंडिंग जिसको बोलते हैं, वो मिलती है। तो 70 लाख रुपए तक की फंडिंग किसी नए स्टार्टअप को इस स्कीम के अंतर्गत मिल सकती है। अब अगर मैं थोड़ा हिंदी शुद्ध हो रही है मेरी, बट एज पर दिस स्कीम जो मैं बता रहा हूँ, इसमें 2 मेजर बेनिफिट हो गए। पहला मैंने आपको बता दिया, जो क्रेडिट्स की बात की मैंने, जेम पोर्टल के टेंडर्स की बात की। दूसरा भी मैंने आपको बता दिया, सीड फंडिंग। हिंट भी दे दिया आपको कि किस तरह के स्टार्टअप को मिलता है, ये सबको नहीं मिलता। तो जब भी कन्वर्सेशन करें ना, हमेशा ध्यान में रखें कि आप जब क्लाइंट से बात कर रहे हैं, मान लीजिए उसको DPIIT मिल रखा है, बोल रहा है सीड फंडिंग के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो प्लीज़ उसके स्टार्टअप के बारे में जान लें, पूछ लें। पोर्टल पे जाके एक चेक करने की फैसिलिटी होती है, जहाँ पे DPIIT रिकॉग्निशन आप चेक कर सकते हैं। तो कंपनी के नाम के हिसाब से वो भी आप चेक कर सकते हैं, क्लाइंट से बात करने से पहले भी कर सकते हैं, और अगर कंपनी का नाम नहीं पता तो क्लाइंट से बात करने के दौरान भी आप चेक कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली आप क्लाइंट को कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ सर, आपकी DPIIT रिकॉग्निशन हो रखी है या नहीं हो रखी है। उसके अनुसार आप उसको बता सकते हैं कि ये जो कंपनी है सर, इसमें आप सीड फंडिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट कुछ बेसिक इनिशियल जो है डिस्कशन मेरे को करनी होगी, आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा और जानना होगा,
और अगर वो क्राइटेरियाज में फॉल करता है उसको सीड फंडिंग मिल जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन में नहीं जाना है, बट जितनी भी डिस्कशन किसी भी क्लाइंट के साथ किसी भी सर्विस के लिए हो, हमेशा क्लाइंट की बात अच्छे से सुननी है, समझनी है। क्लाइंट को इनिशियली ही बोल देना है कि सर थोड़ा सा आप बिजनेस के बारे में बता दीजिए। हर एक सर्विस के लिए, 4 सर्विस के लिए आप ये कर रहे हैं ना, चारों में से हर एक सर्विस के लिए ये चीज़ आपको पूछनी है। उससे बेनिफिट क्या होता है आपको, टर्नओवर, ट्रांजैक्शन, बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या नेचर ऑफ एक्टिविटी है, फाउंडर कितना ज़्यादा अपने बिजनेस को लेके सीरियस है, ये सब चीज़ें आपको पता लगानी होती हैं। अगेन पेन और कॉपी नहीं लिया है, लेके बैठ जाए, नोट कर ले। बिकॉज अगर फाउंडर ही सीरियस नहीं है, मान लीजिए जॉब कर रहा है, साथ में साइड बिजनेस है, उस केस में आप भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद की हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखें। जिस बंदे का 100% 200% फोकस अपने बिजनेस पे होगा ना, वही अच्छे से अपने बिजनेस को कर पाएगा और वही एक्चुअल में हमारा क्लाइंट है। ठीक है, कई ऐसे लोग होंगे जो सीधा पैसे की बात करेंगे, सीधा पूछेंगे कितने में करोगे रजिस्ट्रेशन, वो हमारे क्लाइंट नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़ोन काट दो, उनकी बात सुनो, समझो, बट देर आर वेरी वेरी लेस चांसेस कि ऐसे लोग जो हैं वो हमारे से काम कराएंगे। और हम भी नहीं चाहते कि सिर्फ पैसे के, सब्जी मंडी के भाव में अगर प्रोफेशनल को कोई समझ के तोल रहा है और उसको हम क्लाइंट बना रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट इन आवर एथिक्स ऑल्सो। तो अब आपको जो है बेटा, ये बात का ध्यान रखना है जब भी आप किसी क्लाइंट से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, खास करके इस सर्विस के लिए जो कि स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन है, आपने कभी भी क्लाइंट को कुछ भी अपनी तरफ से बोलना नहीं है, उसकी बात सुननी ज़रूर है। हाँ, आपने बोलना है कि सर मैं एक बार इंटरनली डिस्कस करके आई विल गेट बैक टू यू। और कभी भी सामने से ये नहीं बोलना कि सर आपका हो जाएगा, पहले बिजनेस के बारे में समझ तो लो। ठीक है ना, उसने बोला स्टार्टअप इंडिया कराना, आप बोलोगे हो जाएगा, नो नेवर। पहले बोलो ठीक है सर आप स्टार्टअप इंडिया कराना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए। कॉल आपकी तरफ से जा रही है तो ग्रीट करें, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, उसके हिसाब से आप उनसे बात करें। और अगर कॉल आपकी तरफ से नहीं जा रही है, उनकी तरफ से आई है, तो तब भी आप उनसे समझ लें उनके बिजनेस के बारे में। अब तीसरी जो सबसे बड़ा बेनिफिट है स्टार्टअप इंडिया में, वो ये है कि स्टार्टअप होना, अगर 1 अप्रैल 2016 के बाद वो रजिस्टर हुआ है तो उसको टैक्स एग्जेम्पशन में मिलती है। देखिए ये जो स्कीम है ना, नरेंद्र मोदी जी ने 1 अप्रैल 2016 ऑनवर्ड्स इसको इम्प्लीमेंट किया है। आज की डेट में 1 लाख, लगभग 1 लाख स्टार्टअप रजिस्टर्ड है स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म पे। ये जो मैं बेनिफिट्स बताया आपको तीनों, पहला बेनिफिट क्रेडिट्स का बताया, जेम का बताया, दूसरा बेनिफिट आपको मैंने सीड फंडिंग का, और तीसरा ये टैक्स एग्जेम्पशन का। ये सब बेनिफिट सबके लिए नहीं है, स्टार्टअप की एलिजिबिलिटी होती है तभी ही उसको ये अप्लाई वो कर सकता है। कोई होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है, कोई एनजीओ है, ठीक है, वो ये अप्लाई नहीं कर सकते। प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए या 1 पर्सन कंपनी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म होनी चाहिए या एलएलपी होनी चाहिए। ये 4 तरह की एंटिटीज ही इसको कर सकती हैं। प्राइवेट लिमिटेड जब मैं बोल रहा हूँ तो उसके अंदर प्रोड्यूसर कंपनी भी आती है, बिकॉज उनके सिन नंबर में भी पीटीसी होता है। ठीक है, तो अगर टाइप ऑफ कंपनी की बात करूँ तो प्रोड्यूसर कंपनी, प्राइवेट कंपनी और ओपीसी ये कर सकते हैं। और अगर फर्म की बात करूँ तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी फर्म, ये दोनों कर सकते हैं। तो ये 5 तरह की एंटिटी टाइप्स हैं जो स्टार्टअप इंडिया पे रजिस्टर कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, क्विज में भी आएगा तो नोट कर लो इसको पहले से। ठीक है, तो ये हो गई बात स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी की, फर्स्ट पॉइंट की। सेकंड, 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, होल्डिंग सब्सिडरी की रिलेशन है, या फिर डिफॉल्टिंग डायरेक्टर है, तो उस केस में क्या होगा कि टैक्स एग्जेम्पशन सीड फंडिंग में इशू आ सकते हैं। तो क्लाइंट से ना ये चीज़ हमेशा पूछ लें कि सर आपका कभी पुरानी किसी कंपनी में डिफॉल्ट तो नहीं रहा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं तो ये आपको पूछनी ही पड़ेंगी। सर स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आ रहा है तब ज़रूरत नहीं है, बट सीड फंडिंग या टैक्स एग्जेम्पशन के लिए आ रहा है कोई तो ज़रूरत है। अगेन टैक्स एग्जेम्पशन में भी अगर वेल्थ जनरेट हो रही है, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इनोवेशन है, ठीक है, प्रोडक्ट सर्विस में एनहेंसमेंट या इम्प्रूवमेंट हो रही है, कोई सेक्टर जैसे सस्टेनेबिलिटी है, सोशल एंटरप्राइज है, इस तरह का सेक्टर है, तो इन केसेस में चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं टैक्स एग्जेम्पशन मिलने के भी। तो ये सब बेसिक जो मैंने हिंट दिया आपको, इस बेसिस पे ही ये डिसाइड होगा कि क्लाइंट को ये मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम अथॉरिटी नहीं है, वी आर जस्ट हेल्पिंग द क्लाइंट। हम क्या करते हैं, दोनों तीनों सर्विस जो है ना, इसमें क्या है, स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन हमारी पहली सर्विस है जो आपको पिच करनी है मेजरली। ठीक है, उसके बाद जैसे कोई सीड फंडिंग या टैक्स एग्जेम्पशन के लिए आता है ना, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग्स होती हैं। तो इनिशियली टैक्स एग्जेम्पशन या सीड फंडिंग का क्लाइंट है ना, उसको जो कोटेशन जाती है ना, तो फर्स्ट पार्ट पे जो पेमेंट हम लेते हैं उसमें उसका पिच डेक, प्रोफाइल, उसकी सबमिशन, उसकी इंटरेक्शंस, उसको इंटरव्यू तक पहुंचाने का काम हमारा होता है।
सेकंड जो हमारी पेमेंट होती है वो तब आती है जब उसको वो एग्जेम्पशन मिल जाती है या फंडिंग मिल जाती है। तो ये हमेशा आपने ध्यान रखना है जब आप बात कर रहे हैं उस टाइम भी, और प्रपोजल जा रहे हैं तो उसमें भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। कभी भी किसी को किसी चीज़ की गारंटी नहीं देनी है, बिकॉज अगर हम गारंटी देने लगेंगे ना तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में है ये चीज़, है ना। तो किसी भी चीज़ की कोई रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन, कोई भी चीज़ है उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। हम तो प्रोफेशनल है ना, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं। फिर एक ये बात आएगी, क्लाइंट आपसे पूछेगा गवर्नमेंट फी कितनी है इसकी, ठीक है, गवर्नमेंट कितनी फीस चार्ज करती है। आपने बोला कि सर गवर्नमेंट की कोई फी नहीं है, लेकिन अगर आप ये खुद से अप्लाई करते हैं तो उसमें 2-3 इश्यूज हो सकते हैं। पहला, आप गलती कर सकते हैं अप्लाई करने में, तो हो सकता है आपका रीसबमिशन या रिजेक्शन हो जाए। दूसरा है कि सर आपका सीट फंडिंग में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में आप सीट फंडिंग के लिए जाएंगे, एप्लीकेशन ठीक से नहीं भरा होगा, गलत कैटेगरी में फिल करके या गलत अप्रूवल ले लिया स्टार्टअप इंडिया का, तो पहले वो कैंसिल कराना पड़ेगा, फिर सीट फंडिंग अप्लाई करोगे तो और लंबा प्रोसेस खिंच जाएगा। और सीट फंडिंग की जो ड्यूरेशन है वो तो 2 साल ही है, पता चला आपका 2 साल का पीरियड ओवर हो जाए इस वजह से, ठीक है। और तीसरा जो है वो है टैक्स एग्जेम्पशन। अब ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपको जब आप पिच करेंगे या डिस्कशन करेंगे क्लाइंट के साथ, ठीक है। अब टैक्स एग्जेम्पशन एक ऐसी चीज़ है, वो ये है कि उसमें ना आप क्लाइंट को इस तरह से पिच करेंगे कि सर आपका अगर मान लीजिए 2, 3, 4, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जितना भी टैक्स बनता है, ठीक है, वो आपका लगातार ना 3 साल तक आप उसकी कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक एग्जेम्पशन ले सकते हैं। और एक चीज़ और है, 2014 या उसके बाद का केस ही स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर हो सकता है। 2022 या उसके बाद का केस ही सीड फंडिंग के लिए आप लें, ठीक है। 2021 का आप ले सकते हैं, लेकिन जून जुलाई के बाद कर लें, बिकॉज 2 साल उनके पूरे हो जाएंगे। अभी अप्रैल चल रहा है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हैं ना, आप हमेशा ध्यान रखें कि कुछ 3-4 महीने का मार्जिन लेके चलें, ठीक है। टैक्स एग्जेम्पशन का भी ऐसे ही है कि 2016 अप्रैल के बाद वाली जो है ना, वो वाले केस उठाएं। 1 अप्रैल 2016 के बाद वाला केस टैक्स एग्जेम्पशन के लिए उठाएं। तो ये तो बेसिक सैनिटाइजेशन चेक है। फिर उसके बाद जो मैंने दूसरी चीज़ें आपको बताई, वेल्थ जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल एंटरप्राइज है नहीं है, या इनोवेशन कर रहा है नहीं कर रहा है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है या नहीं है, स्केलेबल है या नहीं है, ये सब चीज़ें तो उसके बाद की है ना। पहले सैनिटाइजेशन चेक करके बेसिक देख लें। किसी का 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, नहीं अप्लाई कर सकता, ठीक है। तीनों चीज़ें नहीं कर सकता, करनी भी नहीं चाहिए, कोई सेंस भी नहीं बनती। क्योंकि स्टार्टअप इंडिया स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? नए स्टार्टअप को बूस्ट करना, हेल्प करना, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करना, ठीक है ना, उनका MVP लॉन्च करने में, प्रोटोटाइप लॉन्च करने में, मार्केट में जाने में, अर्ली ट्रैक्शन बिल्ड करने में। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टार्टअप इंडिया के, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है ना बेटा, ये किसी काम की नहीं अगर आप इसे नोट नहीं कर रहे हैं और क्विज अपीयर नहीं कर रहे हैं। इसे नोट करें, क्विज अपीयर करें, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। नमस्कार।